Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे आज। नाउ वी विल डिस्कस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की ईव पे हमारे इंडिया की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसी थी। बेटा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको पता है दे आर बेसिक 3 तरह के ऑक्यूपेशनल सेक्टर्स हमारे होते हैं। आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है। अब जो प्राइमरी सेक्टर वो सारा रॉ मटेरियल्स के साथ, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्ट डीलिंग है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ डीलिंग आ जाती है, और टर्शरी सेक्टर हमारी सर्विस सेक्टर आ जाता है। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखो, जो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की इंगेज थी वो 72.7% इंगेज थी। ठीक है। अब इसके बीच में एग्रीकल्चर इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाते हैं? एग्रीकल्चर आ जाती है, एग्रीकल्चरल लेबर आ जाती है, फॉरेस्ट फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन आ जाती है, एंड माइनिंग आ जाती है। ये 72.7% में से एग्रीकल्चर जो है 50% देती थी। एग्रीकल्चरल लेबर, जो लोग लेबर की तरह एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम करते थे, वो 19.7% थे। फॉरेस्ट फिशरीज़ और एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, इनमें 2.4% थे, और माइनिंग में 0.6% थे। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? ये क्या शो कर रहा है आपको? प्राइमरी सेक्टर में इतनी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज थी, इसका मतलब हमारी जो पॉपुलेशन थी ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। इट मीन्स के इंडियन इकॉनमी को ये शो करता था कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकॉनमी कितनी ज़्यादा बैकवर्ड इकॉनमी थी, क्योंकि 72.7% वर इन्वॉल्व इन इट, इवन दो द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ नॉट डेवलप्ड टू मच एट दैट टाइम। ठीक है। देन कम सेकेंड आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारा 10.1% कॉन्ट्रीब्यूट करता थी, वर्किंग पॉपुलेशन उसमें काम करती थी। स्मॉल एंड लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में जो थे वो 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन थी, 10.1 की। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1% थी। अब ये देखो, इसमें हमारी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ही 10.1% का 9% लोग पीपल वर इन्वॉल्व ओनली एंगेज इन दैट, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1.1% थे। तो ये इसी टाइम के दौरान अगर आप बाकी कंट्री के साथ उसको को रिलेट करो, कंपेयर करो, तो यूएसए में उस पॉइंट 32% थे, यहाँ पे 10.1 थी। इंग्लैंड में 42% थी, और आपकी जापान में 39% थी। इट मीन्स दैट इंडियन इकोनॉमी जो उस टाइम थी वो ज़्यादा पता चलता है इससे कि कितनी ज़्यादा बैकवर्ड थी। अब तीसरी बात आती है हमारी टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर में जो था हमारी 17.2% हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। ट्रेड एंड कॉमर्स में 5.2% थी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में 1.4% थी, एंड अदर सर्विसेज में 10.6% थी। इसका मतलब सबको मिला के क्या बेसिकली हमें क्या शो होता है कि इंडियन इकॉनमी उस टाइम में जो थी, ये जो आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो था, ये ग्रोथ की स्टेज में आ रहे थे, बट अभी बहुत छोटे, मतलब अभी इनिशियल स्टेज थी, स्टार्टिंग स्टेज थी, यहाँ से अभी ग्रोथ शुरू होनी थी। इसका मतलब इससे आपको क्या पता चलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज बैकवर्ड। ठीक है। अब हमारी बात आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का कैसा करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज डेट आर नेसेसरी फॉर अ कंट्री। एक ऐसा सिस्टम और ऐसी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है जो एक कंट्री को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये मैंने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया, और वही चीज़ें हैं अलग अलग उसमें बताई गई हैं। जैसे पहले बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज था, दूसरा आर द इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिक फैसिलिटीज़ एंड इंस्टॉलेशन दैट हेल्प अ गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली।
इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, एनर्जी है, पावर एनर्जी है। ये सारी चीज़ें जब वो प्रॉपरली आपकी फिर बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये इंस्टॉलेशन सारे टावर टूवर सारे लग जाएंगे, तो ये गवर्नमेंट को काम करने के लिए ईजी हो जाता है और स्मूथली कंट्री जो है आपकी रन होगी। एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली अगर ये कंट्री ये चीज़ें डेवलप्ड होंगी तो ये सारी बनी हुई होंगी अच्छे से, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगी कंट्री की, क्योंकि इसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो कितनी जनरेट होंगी, लोगों का पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री विल ग्रो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल ग्रो। ठीक है, आगे हमारी बात क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज एंड सोशल चेंज। दो तरह के एलिमेंट्स आते हैं इसमें, इकोनॉमिक चेंज आती है और एक सोशल चेंज आती है। इकोनॉमिक चेंज में हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एनर्जी। ठीक है, इकोनॉमिकली गवर्नमेंट तभी इकोनॉमी तभी चेंज होगी ना अगर उसका ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बैंकिंग सर्विस अच्छी होगी और पावर जनरेशन अच्छी होगी, एनर्जी होगी। सोशल चेंज आएगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लोगों का आउटलुक चेंज होगा अगर इफ़ द लिटरेसी लेवल विल इंक्रीज। देन हेल्थ फैसिलिटीज़, अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तब अच्छा होगा। ऑब्वियसली लोग अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छी उनकी हेल्थ होगी तो उनका मेंटल लेवल भी ऐसे वैसे ही अच्छा ग्रो होगा। हाउसिंग फैसिलिटीज़, अगर लोगों का रहना सहना अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनकी सोशल आउटलुक चेंज होगी। ठीक है, बात करते हैं ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो हमने बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो डिस्कस किए। अब करते हैं कि हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने निकाली हैं जो आपकी इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इसमें देखो जैसे सबसे पहले आती है रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसफॉर, नहीं आएगा यहाँ पे बेटे फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ये फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे आपका वर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वर लिखना है। देन railways were developed to transport finished goods from Britain to India to increase the size of market for British products in India। रेलवेज़ क्यों डेवलप हुए थे? बेसिकली इसलिए डेवलप हुए थे ताकि आपका जो इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स है वो सारे एक्सपोर्ट करने थे ब्रिटेन में। वो कैसे एक्सपोर्ट होंगे, अलग अलग जगह पे वो सारे आपकी पोर्ट्स तक पहुंच सके और जो इन फॉरेन से आपके फिनिश गुड्स हैं वो इजीली आपके आ सके, वो आपके फार फ्लंग एरियाज तक पहुंच सके ताकि इंडियन मार्केट का साइज़ बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसलिए आपकी रेलवेज डेवलप हुई थी। देन कम्स पोर्ट्स फॉर डेवलप टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, यही बात हमने की अभी। देन टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप। पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप हुए थे उस टाइम, वो क्यों डेवलप हुए थे? ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी वो अच्छे से हो सके और जल्दी हो सके। देन रोड्स भी डेवलप की गई थी। ब्रिटिशर्स ने रोड्स क्यों डेवलप की थी? विद द एम टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। अब कहीं किसी तरीके से जो रॉ मटेरियल है फार फ्लंग एरिया से पोर्ट्स तक तो पहुंचना है, उसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करेगी और उसमें रेल ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करेगी। इसलिए आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन की इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट थोड़ी सी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की थी। ठीक है, is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.